हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। तुम लोगों को देख के मैंने अपना व्रत तोड़ा है। ऐसा ही लग रहा है ना कुछ। क्लास शुरू होते ही तुम लोगों के मुंह दिखाई हुई और हमने पानी पिया। तो बताओ भाई, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर, बढ़िया सर। हाँ, अब मेरी फिजिक्स जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो एमआर स्टार लगा रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन में। 40 मीटर पर सेकंड ऊपर जाने वाली बॉल में है ना, फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सिक्स्थ में वो 10 के 10 क्वेश्चन जो थे वो सारे कर लिए मैंने। अब अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो, मेरी तो फिजिक्स स्ट्रांग हो रही है। एमआर सर की केमिस्ट्री वीक की वीक ही रह जाएगी, है ना। अपनी तो स्ट्रांग हो रही है, अपना बढ़िया चल रहा है भाई। केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स हम स्ट्रांग कर ही रहे हैं धीरे धीरे। भर देंगे आपकी बार नीट का पेपर, भर देंगे क्या। बताओ भाई, जनता वोट करे, भर दें आपकी बार नीट का पेपर, खा जाए एक सीट तुम्हारी। इतने नंबर तो नहीं आएंगे कि तुम्हारी सीट खा जाए। बताओ। यस सर, यस सर, यस सर है। नहीं सर। डर गए क्या, डर का माहौल है। एक सही सी बात बताऊं आपको, चलो सीरियसली तो कुछ बात करते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें कुछ मार्क्स लेके आना, कुछ का मतलब है 80, 100, 180 में से बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, है ना। आप किसी भी एक्सपीरियंस टीचर के पास बैठ जाए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के, और उसे बोले कि यार 3-4 महीने का टाइम है अपने पास, ठीक है, बस वो चैप्टर बता दे या वो टॉपिक बता दे जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसको अच्छे तरीके से समझा दे। याद नहीं करना, अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। तो 80-100 नंबर तो आ जाते हैं यार, है ना। हाँ, वो अलग बात है, आप कहोगे कि 400 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। मैं मानता हूँ, मानता हूँ, मैं एक ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बाकी बॉटनी जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि यार 80 से 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 4-5-6 महीने की अगर बंदा मेहनत करे, समझ के चीज़ों को करे, और ठीक ठाक टॉपिक्स को करे, पूरा सिलेबस तो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो ले आएगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करें फिर, शुरू करें आज की क्लास। लेक्चर नंबर 9 है यार, फिजिकल केमिस्ट्री का जबरदस्त लेक्चर है आज। ठीक है, आज तुम्हारे बारे में बात होगी, समझ गए होंगे। अगर तुम्हारे बारे में बात होगी तो यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे। यस यस यस, स्पैमर्स का फेवरेट टॉपिक। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा। आज क्या क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉम्ब कैलोरीमीटर,
एंट्रोपी तक पहुंच जाएंगे हम लोग। दो दो बार लिख दिया है बॉम्ब कैलोरीमीटर। होमवर्क देंगे मॉड्यूल से भी, और होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने, होमवर्क शीट के क्वेश्चंस जो आपको पता है नोट्स के सबसे लास्ट में होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। कल क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यार सबसे पहले? अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन किए थे बहुत सारे ना, बॉन्ड एनर्जी वगैरह पढ़ रखा था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा था, और हमने उसके ऊपर क्या किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और फिर क्या पढ़ा था सर? और पढ़ा था हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सर उसमें भी क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का बनना, तो आपको पता ही है सॉल्ट बनना और वाटर बनना। सर आपको कैसे पता कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनना है? इसके हो सकता है 3 ग्राम इक्विवेलेंट बन रहे हो। भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है -57.3, या कई बुक्स के अंदर -57.1 भी लिखा हुआ है। देयर आर नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इट। ठीक है सर, मान लेते हैं कि अगर इनमें से कोई भी सब्सटेंस या तो एसिड वीक है या बेस वीक है, तो क्या होगा, कुछ हीट जो होगी वो उस वीक कंपोनेंट को डिसोशिएट करने में काम आ जाएगी। उस समय हीट जो निकलेगी वो 57.3 से कम निकलेगी। मान लीजिए निकली 54 किलो जूल। क्या? 54 किलो जूल। कितनी निकलनी चाहिए थी? 57.3। निकली कितनी है? 54। कितनी कम है? 3.3 किलो जूल कम है। वो कहां यूज हुई है? वो उसी वीक कंपोनेंट को, वीक एसिड को या वीक बेस को डिसोशिएट करने में यूज हुई है। सर अगर दोनों ही वीक होंगे, एसिड भी वीक होगा बेस भी, तो फिर दोनों को डिसोशिएट करने में यूज हुई है। ठीक है, और बात करते हैं। 57.3 भी लिख सकते हैं, 57.1 भी लिख सकते हैं, ज्यादा कोई उसमें फर्क करने वाली बात है नहीं। ठीक है, इसमें एक और बात बतानी थी। हाँ, इसको MIT में लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ HF, अगर आप HF के बारे में बात करेंगे, हो तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस सकता है, बट स्पेशली विद NaOH। HF किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो सकता है, बट स्पेशली विद NaOH। जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो -57.3 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्या आएगी? 57.3 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। सर ज्यादा कैसे आ सकती है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होता है तो 57.3 निकलती है। यहां पर भी 57.3 ही निकलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बेटा, उससे क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। सर कैसे निकलेगी? यहां पर फ्लोरीन के हाइड्रेशन से भी, यहां पर फ्लोरीन के ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन बोल दिया गलती से, फ्लोराइड आयन के हाइड्रेशन से भी हीट निकलेगी। इसी कारण 57.3 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एक अलग हीट साथ में निकल रही है। सर बताइए HF क्या होता है? HF होता है बेटा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन खेलोगे? ये करो भाई, एम्स 2002 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाइए ये क्वेश्चन। आंसर बताइए, ए है, बी है, सी है कि डी है? बी क्विक इन गिविंग द आंसर। जल्दी जल्दी बताएं, बिना शर्माए आंसर जरूर बताएं। बी है?
एक मिनट। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की 57 किलो जूल दे रखी है, ठीक है। 57.1 नहीं दे रखी, 57.3 नहीं दे रखी, 57 दे रखी है, ठीक है। हीट बताइए जब 0.5 मोल HNO3 किस में डाला जाएगा, 0.2 मोल NaOH में। सर यहां पर अगर आपने क्या पढ़ रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रखा है, इसके 0.5 मोल दे रखे हैं, इसके 0.2 मोल दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ सर। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कितने ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होते थे वही लिमिटिंग रिएजेंट होता था। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और जिसकी वैल्यू कम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जैसे मर्जी करके देख लो, 0.5 डिवाइडेड बाय 1, 0.2 डिवाइडेड बाय 1, सर इसका वैल्यू कम आ रही है इसके कंपैरिजन में, सर यही लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब 0.2 मोल न्यूट्रलाइज होंगे। कितने होंगे, 0.2। 1 मोल न्यूट्रलाइज हो रहा था तो 57 किलो जूल हीट निकल रही थी। 0.2 मोल होंगे तब कितनी निकलेगी, 57 इंटू 0.2। सर 57 इंटू 2 कितना होता है, 114। 114 को 10 से डिवाइड कर दो, 11.4 आ जाएगा, 11.4 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की लेस देन 57.1 आती है। हां भाई लेस देन 57.1 आती है, क्यों, क्योंकि एक कंपोनेंट क्या दे रखा है, वीक दे रखा है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने भी OH नेगेटिव आयन निकलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। नहीं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज तो होंगे, बट कुछ हीट जो है इसको तोड़ने में लग गई है। तो देखो ये जितने भी OH नेगेटिव आयन देगा, क्या वो सारे न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, नहीं, सारे न्यूट्रलाइज होंगे, बट इसको तोड़ने में H पॉजिटिव आयन यहां से लेने में कुछ हीट चली जाएगी, H पॉजिटिव आयन इसमें लेने में कुछ हीट चली जाएगी। तो असर्शन ट्रू होना चाहिए और रीजन जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रलाइज तो होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है बॉम्ब कैलोरी मीटर। ये कुछ भी नहीं है यार, एक्चुअली टॉपिक ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस एक बार जैसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का नाम आपके सामने आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, ठीक है। यूज्ड टू determine delta U for combustion। मेरे ख्याल से मतलब सबको समझ आ गया है। क्या कर रहे हैं आप, किसी भी कंपाउंड का क्या कर रहे हैं आप, कंबशन कर रहे हैं, उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आप, डेल्टा यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सर कैसे कर रहे हैं, ये आपके सामने बना रखा है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं इसे। थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं इधर बना देता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में इधर बना देता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखना, एक कंटेनर लेंगे, इसके अंदर रखेंगे आप कोई भी कंपाउंड। पेपर में देखेंगे तो ये कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि हमें डेल्टा यू ऑर्गेनिक कंपाउंड का चाहिए होता है चूज करने के लिए, क्योंकि डेल्टा यू पता चल जाएगा तो डेल्टा एच निकाल सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। उससे फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि किसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा है कम है। बट कंपाउंड कोई भी हो सकता है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सर कितने ग्राम, पता नहीं, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, वो मुझे खुद भी पता नहीं है, जितना मर्जी ले लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है। W ग्राम रख लें या M ग्राम रख लेते हैं, चलिए। आपने क्या किया, इसका कंबशन कराना है। क्या कराना है, कंबशन। तो आपने इसको एक चैम्बर में रख दिया,
कंबशन कराने के लिए, किसी भी चीज का कंबशन कराने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। एक तो कंपाउंड, वो आपके पास है ही, ठीक है सर। दूसरा हमें ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से क्या आ रही है, ऑक्सीजन भेज रहे हैं हम अंदर, ठीक है सर। सर वैसे ऑक्सीजन अंदर होगी भी, हाँ वो भी सही है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है सर। आप एक और चीज भूल गए, किसी भी चीज को जलाने के लिए, ठीक है, किसकी जरूरत होती है, हाँ वही जिससे आप बीड़ी पीते हैं, यानी कि आग लगाने की। हाँ तो बेटा आग लगाने के लिए अब इसके अंदर जाके तो आग लगा नहीं सकते, तो इसी कारण हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रोड्स, जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि बैटरी से कनेक्टेड है ना। हर जगह बीड़ी पीने वाली जो माचिस होती है वो काम नहीं आती ना, कर अंदर जाके खुद तो आग लगाने से रहे। तो इसी कारण अंदर क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रोड्स, कि जब इलेक्ट्रोड्स को आप ऑन करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वहां से स्पार्क जनरेट होगा, है ना, चिंगारी, चिंगारी वही काम होता है माचिस का भी। और यहां पर हमने क्या लगा दिया, थर्मामीटर। थर्मामीटर बाहर भी लगा सकते हैं वैसे तो, छोटा सा यहां लिख देते हैं थर्मामीटर। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हमने एक बड़े कंटेनर में रख दिया है, जिसका नाम है बॉम्ब। इस कारण से बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल देते हैं। सर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर के बाहर क्या है, ये जो डैश डैश सा आप बना रहे हैं, पानी पानी है, पानी पानी रे, खारे पानी रे, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर इसका क्या काम है, बता रहा हूं, यहां पर भी थर्मामीटर लगा दिया, ये भी थर्मामीटर ही, यही यहां पर बना हुआ था, पूरा का पूरा यही बना हुआ था, ठीक है सर, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए जी, आपने क्या किया, ये जो कंपाउंड लिया था, यहां से बैटरी क्या करी, ऑन करी, ऑक्सीजन देने के बाद आपको पता है इसका कंबशन हो जाएगा, यस। क्या आपने यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, बिल्कुल वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो हीट निकलेगी यहां से, जो हीट निकलेगी यहां से, वो डेल्टा, वो क्यू वी है, बोलो यस और नो, यस और नो। जो भी हीट निकलेगी यहां से, क्या वो क्यू वी है, बोलो यस और नो, यस और नो, जवाब दे दीजिए प्लीज। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। क्या ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, मैंने कुछ नया फॉर्मूला तो नहीं लिख दिया। अबे हीट किसी भी चीज की निकलती है, ठीक है, यहां से जो भी हीट निकलेगी, ठीक है, वो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। दूसरी बात, क्या वो सारी की सारी हीट दो चीजों को मिलेगी, दो चीजों को मिलेगी, किस किस को मिलेगी, एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर को और एक पानी को, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर को और पानी को, बोलो हाँ या ना। बॉम्ब कैलोरीमीटर को और पानी को, यस सर। जितनी भी हीट निकली है वो दो चीजों को मिली है, एमएस डेल्टा टी लिखना है। किसका एमएस डेल्टा टी लिखना है, एक तो पानी का और एक है बॉम्ब कैलोरीमीटर का। बीसी का मतलब यहां पर बॉम्ब कैलोरीमीटर है, और कुछ नहीं सोचना है आपने। क्या जितनी भी हीट कम्बशन से निकलेगी वो दो ही जानों को मिली है, एक तो पानी को मिली है और एक बॉम्ब कैलोरीमीटर को मिली है। पानी का कितनी हीट मिलेगी, एमएस डेल्टा टी। बॉम्ब कैलोरीमीटर को कितनी मिलेगी, एमएस डेल्टा टी। एम मास है इसका, जो भी आपने ये चीज ले रखी है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, वाटर का। एस स्पेसिफिक हीट है सर, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये भी तो हीट कैपेसिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए मैम, लिख लीजिए इसे।
आइए आगे बढ़ते हैं। इसी डेल्टा यू को लिख रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं। ये क्या है? हीट कैपेसिटी किसकी? वाटर की। वाटर। सर ये क्या है? ये भी हीट कैपेसिटी है किसकी? बॉम्ब कैलोरीमीटर की। सर डेल्टा टी भूल गए? नहीं नहीं, डेल्टा टी क्यों भूल गया? ये बाहर लिख दूंगा ना, कॉमन डेल्टा टी। सर डेल्टा टी कॉमन क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है यार, जितनी हीट किसको मिलेगी? इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को मिलेगी, उतनी ही पानी को मिलेगी थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद 10 15 20 मिनट जो भी होगा टाइम, ठीक है। थोड़ी देर बाद जितना टेंपरेचर बॉम्ब कैलोरीमीटर का बढ़ेगा उतना ही पानी का बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पानी का ज्यादा बढ़ जाएगा इसका कम बढ़ेगा, ऐसा कैसे होगा यार? हीट दोनों को मिल रही है तो जितना टेंपरेचर, जैसे आपका ये हाथ कोई गर्म करना शुरू कर दे और ये अपना दूसरे वाला हाथ आपने उसके नीचे रख दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? जितना इसका टेंपरेचर होगा उतना इसका टेंपरेचर होगा, क्योंकि हीट यहां से यहां चली जाएगी, ठीक है। आइए सर, ये जो हीट है उसका यूनिट क्या होगा? अरे कैसी कैसी बातें कर देते हो यार तुम। यूनिट तो सबको पता है कि जूल ही होगा, हीट एक एनर्जी है, ठीक है। नहीं सर, हमें ना ये जो एनर्जी है, ये जो डेल्टा यू आपने फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट करना है जूल पर मोल। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो भी लिया था आपने एम ग्राम या डब्ल्यू ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, आपको डेल्टा यू पर मोल पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ये भी बढ़िया। हीट कैपेसिटी, पानी पानी रे, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर, सर बाहर आ जाएगा डेल्टा टी, सही कह रहे हैं आप, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड। ये जो भी था कंपाउंड, बार बार मेरे मुंह से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएगा क्योंकि ये यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है, बट किसी के लिए भी कर सकते हो, तो लिखना तो कंपाउंड ही सही है वैसे, जूल पर मोल। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डेल्टा यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपाउंड का कंबशन करा के। सर आपने डेल्टा यू फाइंड आउट कर दिया, मान लो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन आपने कराया था, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, यूरिया का, फलाने का, ढिमकाने का, मुझे उसका डेल्टा यू नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे उसका डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू यहां से आ गया, यस। केमिकल इक्वेशन लिखनी आती है कंबस्शन की? यस सर। ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज के कंबस्शन का लिख दूंगा, यूरिया का होगा, यूरिया का लिख दूंगा, फ्रक्टोज होगा, किसी का भी होगा लिख दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वहां से डेल्टा एन जी आ जाएगा। आर सबको पता ही है, टी इनिशियल टेम्परेचर होगा, टी इनिशियल टेम्परेचर होगा। अमन नेहा से कुछ पूछ रहा है, नेहा रिप्लाई करो, गोमती नगर में कहां से हो, एड्रेस बताओ, अमन आएगा कल। अरे जैसे बेटा डॉक्टर होते हैं जिनके कारण हॉस्पिटल में ना नर्सें बेचारी सेफ नहीं फील करती। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गलत है ये, स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला CH3 आना। हाँ मैं भी कहूं C3 कैसे लिख दिया, ये CH3 है, सॉरी है। चलिए, स्टेरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला भी दे रखा है, एक CH3 है, 16 CH2 है और COOH है। एक फैटी एसिड है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द फैट दैट स्टोर्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है ठीक है, वो बायो वाली चीजें हैं। उस आगे बढ़ो सर आप। 1 ग्राम स्टेरिक एसिड लिया, कितना लिया ये? 1 ग्राम। उसको बर्न कर दिया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ठीक है। बॉम्ब की हीट कैपेसिटी इतनी दे रखी है सर। टेम्परेचर वाटर, नहीं नहीं, टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दे रखा है, वाटर का सी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, रोज फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, टेम्परेचर पानी का इतने डिग्री सेल्सियस से इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। हाउ मच हीट इज रिलीज व्हेन स्टेरिक एसिड वाज बर्न्ड, कितनी हीट रिलीज होगी जब स्टेरिक एसिड को बर्न किया जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन में दोनों हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर।
वैसे तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में पूछा हुआ है तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही पूछी होगी, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही डेल्टा यू ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बट मैं दो क्वेश्चन बना देता हूं इसके, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड आउट करेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड आउट करेंगे। टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। क्या डेल्टा यू फाइंड आउट करने का अभी अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ बीसी स्पेसिफिक हीट ऑफ बीसी, सर ब्रैकेट के बाहर था डेल्टा टी। मैं थोड़ी और हेल्प कर रहा हूं, मैं फाइंड आउट कर रहा हूं डेल्टा यू, जूल पर मोल फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर यहां पर मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा जूल पर मोल। बेटा सारी चीजें दे रखी हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या आपको मास ऑफ वाटर दे रखा है, सर बिल्कुल दे रखा है, दैट इज 500 ग्राम। किलोग्राम में कर लेंगे क्योंकि सारी चीजें फिर मैं किस में करूंगा, एसआई यूनिट में ही करूंगा। मास कितना हो गया 500 बाय 1000। क्या मुझे स्पेसिफिक हीट वाटर की दे रखी है, दे रखी है 4.18 जूल, ठीक है। सर आपने ये बताया भी था स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 कैलोरी होती है, ये ना भी दी होती ना तब भी काम चल जाता, 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी 4.182 जूल ही होता है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मास ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। सर इसको हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, और मेरे ख्याल से हीट कैपेसिटी दे रखी है, ये 652 652 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा सर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 39.3 है, इनिशियल 25 है, सर 14.3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोल्स ऑफ द, सर मोल्स कैसे निकालूंगा इसके, निकाल लो यार, क्या तुम्हें मोल्स निकालने नहीं आते, स्टेरिक एसिड के ऐसे ही लिख रहा हूं, ऊपर मास 1 ग्राम है शायद, 1 ग्राम, ये रहा 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास निकालना आता है, यस सर। कार्बन कितने यहां पे 16 और एक 17 और एक 18, 18 इंटू 12 पता है, एक कार्बन का 12 होगा, प्लस हाइड्रोजन कितने यहां पर 32 33 और ये कितना हो गया 36, सर 36 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन कितने यहां पर, सर यहां पर ये 2 है तो 2 इंटू 16। क्या सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, क्या सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। 18 को यार 12 से करना जरा, 18 को 12 से सर 216 होगा, सही कह रहे हैं। 216 में 36 ऐड करना कितना होगा सर 252 होगा, बिल्कुल। 252 में 32 ऐड करना सर 284 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, सही कर लिया तुमने। तो मोल्स कैसे रखूंगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं वो ऊपर चला जाता है। क्या आ गया भाई डेल्टा यू, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अजय ये क्या बात है, मोनिका पूछ रही है तुझे, हाय कर रही है, अजय क्या बात है लड़के। 16 सोमवार के जो व्रत रखे थे कल जो कंप्लीट हुए आज उसका फल भी मिल गया, और क्या चाहिए, अगले जन्म करेंगे नीट वीट है। अजय देख खुश कैसे हो रहा है, अजय मुस्कुरा कैसे रहा है, देख जरा देख जरा, क्या आई बात है अजय। जिसके लिए बैच लिया था, मोनिका ने भी जिसके लिए बैच लिया था, दोनों देखो दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। खुश हो रहा है, खुश चेहरे की मुस्कुराहट देखो। आओ भाई डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। सर डेल्टा यू आपने निकाल दिया है, टी इनिशियल टेम्परेचर है वो भी पता है, आर भी पता है, बस डेल्टा एन जी फाइंड आउट कर दो बेटा, कर लो इसकी कंबस्शन कर लो, कंबस्शन कर लो। कितने कार्बन है, 1 और 16 कितने होते हैं 17 और एक 18, 18 कार्बन। हाइड्रोजन कितने थे 3 और 32 कितने होते हैं यार 35 और एक 36, और ऑक्सीजन कितने थे 2। कराओ भाई इसका कंबस्शन करा दो। सर जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता ही बनता है,
ये गैस है, ये सॉलिड है। बैलेंस कर लो सर, बैलेंस करना पड़ेगा। 18 कार्बन है तो 18 CO2, 36 हाइड्रोजन है तो 18 H2O। ये कितना हो गया, 36 और 18 कितने होते हैं, 54 होते हैं ना, 36 और 18, तो दो इसमें से माइनस कर दो, 52, 52 मतलब ये 26 है ना। दोबारा चेक कर ले, बैलेंस है सब कुछ। कार्बन बैलेंस्ड, 36 बैलेंस्ड, 18 टू 36 और 18 54, 54 में दो तो यहाँ है, यहाँ 52 होंगे, 26 टू, बिल्कुल जी बैलेंस है। निकालो यार डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के गैस वाले, प्रोडक्ट के गैस वाले नंबर ऑफ मोल्स 18। सर ये काउंट नहीं करोगे, नहीं काउंट करेंगे बेटा, ये लिक्विड में है, माइनस रिएक्टेंट के गैस वाले। सर ये रिएक्टेंट तो है बट सॉलिड है, सर सॉलिड नहीं नहीं नहीं, रिएक्टेंट है गैस, हाँ सर। सर ये -8 आ जाएगा, -8। अब वैल्यू रख लोगे, हाँ हाँ वो मोनिका सिंह है, मोनिका जी आप टेंशन ना लें। मैंने कहा ना कभी किसी को कुछ कहा जाए ना, अपने ऊपर नहीं ले लेते बातों को। ऐसे तो मेरे नाम के भी कई सारे बच्चे होंगे क्लास में, कोई कुछ भी लिखता रहेगा, टेंशन थोड़ा देते हैं। वैल्यू रख लेंगे, आगे बढ़े टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे, ओ सर जी ओ तुसी सानू ना ओ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया, ओ बाबूजी ओ कभी कभी नीट का सिलेबस भी खोल के देख लिया करो। नीट के सिलेबस में केमिस्ट्री में फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, नहीं है। ऐसे ही फिजिक्स का सिलेबस भी खोल के देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें। पता नहीं खोल के देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं खोल के देख रहा हूं भैया, तैयारी चल रही है पूरी। फिजिक्स के सिलेबस में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, नहीं है। तो एमआर सर आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, वो हम पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा सिलेबस में नहीं है। सर पढ़ाना चाहे पढ़ा सकते हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि आपके सिलेबस में नहीं है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री के सिलेबस में है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स में है, एमआर सर पढ़ाएंगे वो, ठीक है। चलिए सर टेम्परेचर कितना लेंगे बेटा, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। आइए आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट लिमिटेशन सॉरी कि क्या क्या चीजें जो है वो फर्स्ट लॉ बता नहीं पाया था, नहीं पाया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि कभी भी दो पार्टिकल्स को आसपास लेके आओगे तो इनमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही होगा, बट डायरेक्शन नहीं बता पाया था। क्या, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट। कह रहा जी ये एक चीज है, ये एक चीज है, पास पास लेके आओ, एनर्जी इधर से उधर जाएगी, बट किधर जाएगी, कह रहा भाई ये तो बात मेरे को भी नहीं पता। बस तो पहला लिमिटेशन यही था, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट, इसके बारे में कुछ भी बता नहीं पाया था ये, ठीक है। दूसरी बात जो मैं अब लिमिटेशन लिखवाने जा रहा हूं वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या बोलेंगे, डेफिनेशन भी है, इनडायरेक्टली देखा जाए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, देखो जरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यही था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बिल्कुल। मान लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है सर, तो क्यू जीरो हो जाएगा, यस। क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, यस। यानी कि जितना भी वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बढ़ा देगा। भैया ये नहीं हो सकता, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने पर कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती होती है। ये तो कह रहा कुछ नहीं होगी भाई, ऐसी मशीन बना देंगे जिसकी 100% एफिशिएंसी हो अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, क्यू जीरो हो गया तो जितना वर्कडन सिस्टम पे करोगे वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी होगी। जो सेकंड लिमिटेशन लिख रहा हूं ये डेफिनेशन भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए मशीन with
100% एफिशिएंसी। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट फर्स्ट लॉ कहता था ऐसा पॉसिबल है, रियलिटी में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट। पहले वाले पॉइंट में लिख लीजिएगा डज नॉट। आइए फिर, आइए अब हमें सेकंड लॉ शुरू करना है, बट सेकंड लॉ शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी है। ठीक है, सबसे पहले है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो जो अपने आप होती है, अपने आप होती है। दूसरी, एक बार उनको स्टार्ट कर दो और फिर वो अपने आप होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। ठीक है सर, कैसे कैसे? एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझ आती है हमें केमिस्ट्री, वैसे समझ नहीं आती है। हाँ देखो, एक तो अपने आप होती है, जैसे ही आपने क्लास में आए, आपने चैट बॉक्स देखा, आप चैट बॉक्स में आराम से चैटिंग करने लगते, अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। कोई कुछ नहीं कह, मैं नहीं कह रहा कि आप करो, घर वाले नहीं कह रहे कि आप करो, ये आप अपने आप कर रहे हैं। फिंगर्स जो है वो कीबोर्ड की तरफ अपने आप जा रही हैं, अपने आप टाइप कर रही हैं, ये अपने आप हो रही है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मान लीजिए आपने आज सोचा, आप अजय हैं, मैं आज चैटिंग नहीं करूंगा। ठीक है, उधर से मैसेज आ गया मोनिका का, मोनिका का हाय, ओहो सीधा दिल पे जाके लगी है। बस मोनिका ने एक हाय भेजा है अजय के लिए। अजय के मन से पूछो कि मन में लड्डू फूटा? अजय कहेगा हाँ, लड्डू नहीं, बहुत बड़े बड़े लड्डू फूटे सर। बस तो एक बार बस स्टार्ट कर दिया मोनिका ने, बाकी अजय का फ्यूचर तो बर्बाद होना पक्का ही है। ठीक है, तो दो प्रकार की स्पॉन्टेनियस, एक तो जो अपने आप होती है, दूसरी एक बार स्टार्ट कर दो भाई साहब, फिर उसके बाद जो होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर 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 सर, ये तो है डेली लाइफ के एग्जांपल। ठीक है, केमिस्ट्री में बताओ, केमिस्ट्री में, अरे केमिस्ट्री में भी यही है यार। ठीक है, जैसे कोई भी चीज हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाती है। बिल्कुल, जैसे एक बॉल है, किसी आपने हाई एल्टीट्यूड पे रख दी है तो वहां से नीचे अपने आप ही आएगी, है ना? एमआर सर नहीं करा रहे थे अभी वो क्लास में, ये बॉल ऊपर गई, फिर हाइट पे जाके नीचे आई, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ। हाँ वही वाला, वही वाला। कोई भी बॉल अगर ऊपर आप किसी हाइट पे रख देंगे तो अपने आप ही नीचे आएगी, अपने आप। पानी रख देंगे, पानी ऊपर से नीचे आएगा, अपने आप, अपने आप। ठीक है, तो ये वो है जो अपने आप हो रही है। दूसरी जो एक बार आप स्टार्ट कर दो और उसके बाद होती रहती है, जैसे ये रही कैंडल, मोमबत्ती। ओहो सर, मैं भी उसके हाय बोलते मैं भी सर इस कैंडल की तरह ही पिघल जाता हूं। अबे इतना सच भी नहीं बोलना होता। ये कैंडल है, ये खुद जलती नहीं है, बट एक बार बस इसको जला दिया जाए, उसके बाद ये जलती ही रहेगी। यस, तो दो प्रकार की हो गई, एक जो अपने आप होती हैं और एक जिनको एक बार स्टार्ट कर दिया जाए उसके बाद होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। यस सर। नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक दो जो हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी ये होती तो है जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद, प्रोसेस होना बंद। रिपीट कर दूं क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी दो प्रकार की होती है। एक तो जो हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी जो होती तो हैं जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहेंगे, प्रोसेस होती रहेगी। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटी, प्रोसेस होना बंद हो जाएगी। सर डेली लाइफ का एग्जांपल, अरे जो होती ही नहीं है उसका एग्जांपल तो तुम्हें पता है क्या? अब इसके लिए भी मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी क्या? समझ गए ना? हाँ पढ़ाई, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। पढ़ाई जो हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही, कोशिश करते जा रहे भाई किसी तरह से कुछ आज पढ़ ले। रोज रात को सोचते हैं सोते टाइम कल से पढ़ेंगे, साला वो ससुरा कल आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो पढ़ाई जो होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर दूसरा एग्जांपल कि वो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स वाला, मान लो आज पिताश्री ने कर लिया छुट्टी, आज पिताश्री घर पे स्टडी रूम में जहां पर तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अभी पिताश्री पीछे खड़े हैं, तो बेटा आज तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो मजबूरी है, मुझे पता है तुम्हारे दिल को ये बात सुन के अच्छा नहीं लग रहा है,
दुख तो हो रहा है, मन के किसी कोने में ये बात चुप तो रही है कि पापा आज आपने छुट्टी क्यों कर ली, पापा मैं तो ये चाहता हूं संडे वाले दिन भी आपका ऑफिस लगा करे, है ना। यस, तो आज पढ़ाई हो तो रही है। कब तक, कब तक, जब तक पिताश्री पीछे चेयर के पीछे खड़े हैं तब तक। जैसे पापा पानी पीने के लिए बाहर गए तभी लंबी सांस लोगे, कहीं पढ़ाई का ओवरडोज तो नहीं हो गया, कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे मेरे को। सही कह रहा हूं मैं। यस यस, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ बेटा, आज जिसका बर्थडे है ना उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में और 25 में जिसका बर्थडे आने वाला है, आ गया है, आज है, कल होगा, सबको बेटा हैप्पी बर्थडे, सबको, ठीक है। ओके 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 जी, ओके सर। ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल हुआ। केमिस्ट्री का बताइए। देखिए कुछ चीजें तो हो ही नहीं सकती। देखो ये भी आप घर पे करके देख सकते हो यार एक्सपेरिमेंट। क्या करना है, शीशे का कोई ग्लास लेना, शीशे का, रुको रुको, चीयर्स। सर आप स्टील का ले रहे हैं, बेटा हमारे पास यही है, शीशे के ग्लास है ही नहीं हमारे पास। शीशे का कोई ग्लास लेना है और ऐसे इस हाइट पे ले आना है, ठीक, फिर उसको ऐसे छोड़ देना है। ऐसी आवाज नहीं आएगी, ऐसी आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी अबे कुत्ते अब तूने क्या तोड़ दिया, तेरे बाप ने बड़ी मुश्किल से लाके दिए थे ये ग्लास, ये भी तोड़ दिए। यस, अब करना क्या, करना क्या है, उन्हीं वो जो कांच के टुकड़े टूट गए हैं उनको पकड़ना है नीचे जमीन से और ऐसे इस हाइट पे ले आना है जहां से वो फेंक छोड़ा था आपने। क्या ये सारे शीशे के ग्लास अब जुड़ जाएंगे? नहीं सर, ये तो बिल्कुल मेरे दिल जैसा है। सर एक बार ये टूट गया तो दोबारा जुड़ेगा ही नहीं। एब्सोल्युटली राइट। अब आप ये, अगर वो शीशे का ग्लास टूट गया है तो आप उसे किसी सिंपल प्रोसेस से आप दोबारा उसे रिवर्स नहीं कर सकते। सिंपल प्रोसेस है, वो अलग बात है, ग्लास ब्लोइंग वगैरह करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। तो कांच जो टूट गया वो दोबारा जुड़ तो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, आप देखते हैं हमेशा जो पानी है, पानी वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, बट सुबह सुबह जब मम्मी पापा उठते हैं वो मोटर लगाते हैं पानी वाली, पता है ना, तो पानी जमीन से ऊपर टंकी पे चढ़ता है ना, यहां से जमीन से ऊपर ये टंकी पे चढ़ता है। कब? जब वो पानी वाली मोटर को ऑन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये काम किए जाते हैं। पता है ये पानी ऊपर नीचे से ऊपर कब तक चलता रहेगा? सर जब तक ये मोटर ऑन है, जब तक ये मोटर ऑन है। जैसे ही आपने मोटर स्विच ऑफ करी, पानी नीचे से ऊपर जाना बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। साइंटिस्ट आपस में लड़ने लगे, अरे भाई ये कैसी दुनिया है, कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही हैं, ऐसा कैसे चलेगा? क्या है ऐसा कि ये वाली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और ये वाली प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है? जब मैं किसी लड़की को हाय भेजता हूं तो वो हाय का जवाब तो दे देती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। बट जब मैं उसे कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सर उसका जवाब ही नहीं आता सर। हाँ, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। ऐसा क्या है? कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा क्या है? दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी। दो ऐसे फैक्टर हैं, पहला टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, दूसरा है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हीं को हम लोग किस में पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। सारे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला भाई हम बताएंगे कोई भी प्रोसेस कैसे स्पॉन्टेनियस होते हैं। ओ पाजी असी दसांगे। सबने बोला दसो जी, तुसी दसो। कह रहा जी मैंने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर स्टार्ट होता ना, चैप्टर के स्टार्ट होने में ना वो शुरू में लिखा है पाजी, ओ वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं? H प्लस H मिलके H2 बनाते ही क्यों है? H खुला सांड है, घूमता रहे पूरी जिंदगी, बट दूसरे H के साथ मिलके बॉन्ड बनाता ही क्यों है? कह रहे पता क्या, दो H जब मिलके H2 बना लेंगे ना, वो इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी,
प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। ऑन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एनर्जी शुड डिक्रीज। अच्छा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, लोगों ने बोला पहले इसका प्रूफ तो करो, कह रहा प्रूव कर तो दिया यार, ये देख, ये 2H के एटम खुले सांड है, आराम से जिंदगी जिए। बट इनके मन को भाया, इन्होंने कहा मैं अभी अभी शादी करके आया, है ना, दोनों आपस में जुड़ गए। क्यों हुई ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, क्यों हुई? सबने बोला भैया इसकी एनर्जी होती ज्यादा, इसकी होती कम, इसका डेल्टा एच आता नेगेटिव, एनर्जी होती रिलीज। ठीक है, तो जब भी एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, ठीक है, ज्यादा और या कम, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बता दिया मैंने। रिएक्टेंट की एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, एच पी माइनस एच आर, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या डेल्टा एच नेगेटिव आएगा? यस। सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ये जो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, सारे कहने लगे ओ भाई फिर इससे क्या पता चला? कह रहे हैं इससे ये पता चला वो जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो सारी स्पॉन्टेनियस होती हैं, और जितनी भी एंडोथर्मिक होती हैं वो सारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल exothermic reaction should be spontaneous. According to this, ये लाइन MIT है, कि सारी एक्सो स्पॉन्टेनियस होंगी, सारी एंडो जो होंगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर। ठीक है, ठीक है। आई फिर क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने पता क्या किया, रात को ना एक ग्लास, अबे कहां गया मेरा कौन सा शीशे वाला था, ये रहा, ये ग्लास लिया, इसके अंदर पानी भरा और इसको ढक के, इसके ऊपर ढक्कन लगा के सो गया। ठीक, सुबह उठा और वो ढक्कन उठा के देखा, उसने देखा है यहां पर पानी के ड्रॉपलेट कंडेंस हुए हुए। देखा होगा तुमने भी कभी ना कभी, पानी के ड्रॉपलेट कंडेंस हुए हुए, तो पानी जो है वो यहां से इवेपोरेट हुआ होगा। ठीक है, क्या रात को आके किसी ने ये ग्लास पलटा के ऐसे करके गया था कि पानी इवेपोरेट हुआ है? नहीं, अपने आप हुआ। इसका मतलब इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो उस साइंटिस्ट ने अपने दिमाग में लाया कि इवेपोरेशन, पानी का इवेपोरेशन होना, ये एक सॉरी बेटा सॉलिड लिख दिया, गैस लिखना था। पहली बात तो इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात, जब भी इवेपोरेशन होती है तो H2O लिक्विड को दूसरे H2O लिक्विड से ये अपनी बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब इसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। ओ भाई साहब, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। तो इसने सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को बुलाया, इधर आओ। इतने सालों से हमें बेवकूफ बना रहे हो कि सारी एक्सो जो होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, सारी एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये देख,
पानी का जो इवेपोरेशन है ये एंडोथर्मिक भी है और स्पॉन्टेनियस भी है। अब बताओ क्या कहना है तुम्हें इस बात पे। साइंटिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे ओ पाजी हमें नहीं पता ये कैसे हो रहा है, हम तो अपनी ही बात पे टिके रहेंगे, एक्सो, स्पॉन्टेनियस, एंडो, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तभी एक दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आया, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एनर्जी डिक्रीज करने से ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, एक और फैक्टर भी है, वो है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम एंट्रोपी या मैक्सिमम डिसऑर्डर। सर जी ये क्या होता है, ये क्या होता है? ओ कुछ नहीं भाजी, देखो अभी हुए 11:55 है ना, 11:55, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है ना, घड़ी देखी अभी 11:55 हुए, बताओ सबके दिमाग में क्या चल रहा है, सब बताओ कौन सा टाइम घड़ी पे अभी अभी होना चाहिए, सब बताओ। हाँ, सभी जाने यही सोच रहे हैं 12:45 कब होंगे, कब इससे पीछा छूटेगा। क्यों? क्योंकि जब तक क्लास चल रही है तब तक आपको चेयर पे बैठ के मेरी बातें सुनना मजबूरी है भैया जी, आपकी मजबूरी है ना। यस, सभी यही सोच रहे हैं अबे कब 12:45 हो, कब चेयर से उठने को मौका मिले और खुले सांड की तरह इधर उधर घूमे सर, दीवारों में अपना सिर मारे सर, वो समय कब आएगा। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही हर केमिकल रिएक्शन भी सोचती है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर अगर मैं किसी तरह से खुला सांड बन जाऊं, अभी तो बंदा बंदा सा हूं, अगर काश जिंदगी में ऐसा मौका मिले, है ना, मौका मिले और कहीं खुला सांड बन जाऊं मैं, हर कोई यही चाहता है, हर कोई यही चाहता है। तो ये सेकंड फैक्टर है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, क्या होनी चाहिए, डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए। ऑन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए, डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए। डिसऑर्डर को ही एंट्रोपी बोलते हैं। जितना ज्यादा डिसऑर्डर उतना ज्यादा एंट्रोपी, उतना ज्यादा क्या होगा, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी को लिखेंगे किससे, कैपिटल एस से। सर ये होता क्या है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर। जहां डिसऑर्डर ज्यादा वहां एंट्रोपी ज्यादा, जहां डिसऑर्डर कम वहां एंट्रोपी कम। जैसे 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 आप अभी क्लास में बैठे हुए, अपने स्कूल की क्लास में मान लीजिए, ठीक है, और आपके टीचर यहां पर पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो उस समय डिसऑर्डर थोड़ा कम होगा, टीचर डिसिप्लिन्ड वे में रखेंगे आपको, ठीक है। मान लीजिए किसी और क्लास के बच्चे नहीं आए, सॉरी गलत बोल दिया, किसी और क्लास के टीचर नहीं आए हुए, तो उस क्लास के सारे बच्चे भी यहीं पे आ गए, क्या अब डिसऑर्डर बढ़ जाएगा? यस, एंट्रोपी, क्योंकि अब पता क्या होगा, जो भी दूसरी क्लास के बच्चे आए हैं, सारे जो अपने पुराने दोस्त थे, जो अभी कॉमर्स में चले गए हैं या आर्ट्स में चले गए हैं, वो मिलने का उनसे मौका मिलेगा, सब उनके पास जाके बैठेंगे, बतियाएंगे, बेचारे टीचर की कोई बात ही नहीं सुनेगा। हाँ जी बिल्कुल, अब डिसऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए, एंट्रोपी रिएक्टेंट की कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट की ज्यादा होनी चाहिए। चेंज इन एंट्रोपी कैसे लिखा जाएगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए। ये दूसरा फैक्टर है जो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकता है, या तो डेल्टा एच नेगेटिव आए या डेल्टा एस पॉजिटिव आए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ठीक है, सबने बोला अबे इतनी राम कहानी तो बता दी, ये तो बताओ कि पानी का इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस कैसे था। ये देखो भाई, ये देखो, पानी के मॉलिक्यूल यहां पर लिक्विड फॉर्म में है, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एंट्रोपी कम है। जैसे ये गैस बनेंगे, खुला सांड हो जाएंगे,
अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ गई है ना। राइट नाउ किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, बंदा बंदा सा फील करते हैं, लगता है ये कभी खत्म ही हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ 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 हाँ, जिस दिन ब्रेकअप होता है ओ हो, मजे ही मजे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं हम जिंदगी में। सर ऐसा नहीं लगता है, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। हम बताते नहीं है बस। थोड़ी एक्टिंग भी तो करनी है, थोड़ी एक्टिंग भी तो करनी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं, एक टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी और एक है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। Me trying to act normal around my friends, but I start thinking about entropy. ओह हो, दिमाग में ख्याल आते ही कैसी कैसी बातें आने लगती हैं दिमाग में। एंट्रोपी के बारे में कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, जनरली ऐसा ही होता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाते, है ना। पार्टिकल सॉलिड के रिजिड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाते। बट लिक्विड में क्या होता है सर, ये तो रायते जैसा है। हाँ रायता फैल सकता है, आपको पता है, हाँ जी बिल्कुल सर। पार्टिकल यहां पर मूव कर सकते हैं, थोड़े दूर दूर जा सकते हैं, यहां पर बेचारे है ना बिल्कुल बंदे बंदे से फील कर रहे हैं। सर ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब सर मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और एक चेयर के इस साइड पे मम्मी खड़ी है, चेयर के इस साइड पे पापा खड़े हैं, पापा ने पकड़ रखी है सर बेल्ट, पकड़ रखी है बेल्ट, और मम्मी ने जो है अपनी चप्पल निकाल रखी है। सर इस समय बहुत बंदा बंदा सा फील कर रहा हूं सर, सोच भी नहीं सकता सर एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी मेरे को तो लग रहा अगर मैंने अपने दिमाग में कुछ सोचा भी ना तो बेल्ट और चप्पल इकट्ठे पड़ेंगी सर मेरे को। ये वो है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड के बारे में, ठीक है। सर ये वो स्थिति है, मम्मी ने बोला इतनी देर हो गई खड़े खड़े खड़े, चलो मैं ना बाहर जरा खाना बना के आती हूँ, है ना। आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, आपने कहा अच्छी बात है यार। पापा ने बोला चल मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट जरा, अपने दोस्त के यहाँ से होके, ठीक है। तब आपको पता है पापा तो घर से बाहर चले गए हैं, ठीक है। मम्मी किचन में, थोड़ी देर चैटिंग कर लेता हूँ यार, कौन सा किसी को पता चलेगा। जैसे ही मम्मी आएंगी चैटिंग बंद, दोबारा पढ़ना शुरू कर दूंगा, है ना। थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, थोड़ा रिलैक्सेशन, एंट्रोपी बढ़ गई भाई, एंट्रोपी बढ़ गई। और ये वो स्थिति है जब पापा जो है टूर पे, बिजनेस टूर पे कहीं बाहर गए हुए हैं, मम्मी जो है मासी के घर गई हुई है। ओ भाई साहब, अब तुम्हारी जो स्थिति है ना वो खुले सांड से भी ज्यादा है बेटा। अब पढ़ाई वो क्या होती है, वो होती क्या है सर, होती क्या है? हमें तो नहीं पता, आपको पता तो आप कर लो प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी सर, मैं बातें कर रहा हूं मोनिका से। आइए आइए, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, सबसे कम, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैस की सबसे ज्यादा। जनरल जनरल इधर से इधर जाते हुए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हुए एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। ये जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। जैसे बॉइलिंग ऑफ एन एग, इसका एक ऐसी चीज है जो पता होनी चाहिए। देखिए एग को बॉयल करने से पहले, चाहे आप वेजिटेरियन ही क्यों ना हो, आपको पता है बिफोर बॉइलिंग जो एग होता है वो लिक्विड होता है, और बॉयल करने के बाद वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है लिक्विड से सॉलिड जाने पर एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो रीजन भी आपको पता ही है, बायो वाले स्टूडेंट हो, बट फिर भी बता देता हूं। बिफोर बॉइलिंग ऑफ एन एग, आपको पता है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड बना रहा हूं। जैसे ही आप बॉइलिंग करोगे आपको पता है डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन की ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी वो अब कुछ आईसी हो जाएगी, आईसी हो जाएगी, आईसी, ऐसे 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 आईसी हो जाएगी, ठीक 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 ठीक।
तो क्या इधर से इधर जाते हुए एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है? यस, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है क्योंकि डीनेचुरेशन हो गया सर प्रोटीन का। डी नेचुरेशन हो गया किसका? प्रोटीन का। ठीक। सेकंड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाएंगे, एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बड़ा शानदार पॉइंट है, ध्यान से सुनना समझना। मैं कम से कम इस पे ऊपर 3-4 मिनट अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से बस सुनना और समझना जरूर। बस आप ए से बी बना रहे हैं, आपको इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालना है। सर वो तो आपने ऑलरेडी सिखा दिया, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। यस, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अगर आपको एंट्रोपी प्रोडक्ट की दे रखी हो, एंट्रोपी रिएक्टेंट की दे रखी हो, निकाल सकते हैं। इसकी एंट्रोपी बताओ, इसके तो निकाल सकते हैं डेल्टा, कोई बात नहीं। मान लीजिए नहीं दे रखी, फिर कैसे निकालेंगे? पहली बात, ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल है। हाँ सर, एरो से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरी बात, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। जब आप ए से बी बना रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तब बताइए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? दैट इज क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सर मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि यह बात सच है? आओ ना, आओ। इस प्रोसेस से साफ पता चल रहा है, जितना यहां पर हीट चेंज आएगा उतना ही एंट्रोपी चेंज होगा। अगर हीट बढ़ेगी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, हीट कम होगी एंट्रोपी भी कम होगी। सर एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन, ये तो आपने लिख दिया है, बट इसको एक्सप्लेन करो। जैसे मैं बताता हूं देखो, मैं एग्जाम्पल दूंगा, दो, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, हाँ, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ बैंड में भी ऐसा ही होता है। सर एंट्रोपी तो डिक्रीज हो गई एग में। नहीं बेटा, इंक्रीज हुई। बोला तो, पहले जब लिक्विड फॉर्म में था एग ऐसा था, सॉलिड फॉर्म में जाने पर ऐसा हो गया, तो साफ पता चल रहा है एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं कि जितनी ज्यादा हीट बढ़ाओगे एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आप जब स्कूल में अपने दोस्तों के साथ सर्दियों में बैठते हैं, सर्दियों में तो ऐसा ही करते हैं ना, ऐसे चिपक चिपक के बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना। सर्दियों में स्कूल में बैठते हैं तो क्या करते हैं? अपने साथ चिपक चिपक, यार पास होके बैठे, यार ठंड लग रही है, यार ठंड लग रही है, ऐसे करते हैं ना, अपने हाथों को अपनी टांगों के बीच में डाल लेते हैं, ऐसे बैठते हैं। देखिए उस समय क्या है, हीट का कंटेंट क्या है? बहुत कम। तो सारे जाने पास पास बैठते हो, है ना। एंट्रोपी भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, जैसे गर्मियां आती हैं, यही दोस्त वही है, निकम्मे, है ना। हर एक दोस्त कमीना होता है, ये अभी भी वही दोस्त है, बट अपने दोस्तों को आप अपना एल्बो मारेगा, वे दूर होके बैठ यार, दूर होके बैठ, हाँ बिल्कुल, उसको दूर भगाते हैं। क्यों दूर भगाते हैं आप? ठीक है, अब हीट बढ़ गई है, ठीक है, तो एंट्रोपी भी बढ़ गई है। दूर दूर बैठ यार, पसीना आ रहा है यार, गर्मी लग रही है यार, थोड़ा दूर होके बैठ यार, तो आज नहा के भी नहीं आया यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। तो जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। ये बात तो सर समझ आ गई। हीट कंटेंट ज्यादा, एंट्रोपी चेंज ज्यादा, हीट कंटेंट कम, एंट्रोपी चेंज भी कम होगा। ठीक है सर, मुझे ये बात टेम्परेचर वाली बात समझ नहीं आई सर, मुझे ये टेम्परेचर वाली बात समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से तो पता क्या होना चाहिए सर, मेरे ख्याल से तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। S शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपके लिखने में ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, वो अलग बात कि S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली आपने कहीं पे देखा होगा टीवी न्यूज वगैरह में कि कहीं पर आग लग गई। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, भगदड़ मच जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही है सर। देखो ये सर्दियां थी, टेम्परेचर कम था, सारे पास पास बैठे हुए थे। सर ये गर्मियां हैं, टेम्परेचर
ज्यादा है, सब रायता फैला के दूर दूर बैठे हुए, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। एब्सोल्युटली राइट। तो फिर यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? नहीं बेटा, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ध्यान से देखो, आप इसी रिएक्शन को 300 केल्विन पे कराओ, टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो डेल्टा एस बहुत ज्यादा आएगा। आप इसी रिएक्शन को 800 केल्विन पे कराओ तो डेल्टा एस तब थोड़ा कम आएगा। टेम्परेचर दोनों में, एंट्रोपी दोनों में बढ़ेगी, एंट्रोपी दोनों में ही बढ़ेगी। बट टेम्परेचर 300 केल्विन पे कराओगे तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा होगा। यही टेम्परेचर 1000 केल्विन होगा, 2000 केल्विन होगा तो एंट्रोपी चेंज थोड़ा कम होगा। सर ये तो आप केमिस्ट्री में बात कर रहे हो, डेली लाइफ में बताओ। बता रहा हूं। देखो, मैं एक जगह का नाम ले रहा हूं, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आप वहां पर कभी गए होंगे, बट शायद कभी मूवीज में कभी सुना हो, है ना, कभी लाइफ में कभी कुछ ऐसा सुना हो कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है पैरेलल वर्ल्ड में, ठीक है। पता क्या है? पता क्या, इसका नाम है, जिसमें गए नहीं हो आप कभी भी, बट मैं बताना चाहता हूं, इसका नाम है लाइब्रेरी। पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, इसमें पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरी में, जनरल लाइब्रेरीज में एक रीडिंग रूम होता है। रीडिंग रूम होता है, आप अपनी किताबें लेके जाएं और वहां बैठ के आप पढ़ सकते हैं। हमेशा पढ़ाई की बात करते हो सर आप, हमेशा पढ़ाई की बात। कोई और बातचीत करो सर, स्टोरी सुनाओ अपनी कोई, है? यही रह गया बेटा काम हमारे पास। रीडिंग रूम में मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बोला, है ना, नशे वशे में बोल दिया होगा, कह रहा कि भाई कल से तेरा भाई जो है वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है, मैं उधर पढ़ने जाएगा, तू भी उधर ही पढ़ने आएगा। तुमने कहा ठीक है, कितने बजे जाना है वगैरह? मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाएगा। तू कितने बजे आएगा? 11 बजे आ जाएगा। आपने 11 बजे सोचा कि चलो भैया लाइब्रेरी के अंदर, है ना, चलते हैं। आप जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर गए, 50 बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, सारे के सारे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका दोस्त, गेट ये है, आपका दोस्त यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। आप अपना यूजुअल जैसे मिलते हो, अंदर जाते हो, ओ इधर देखो, अभी गेट के अंदर एंट्री की है, दोस्त बहुत दूर बैठा हुआ है, 50 लोग पढ़ रहे हैं, तुमने कभी ऐसे प्राणी देखे ही नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या है, फोकस क्या है। तुम उन सबके सामने चिल्ला पड़ दो, ओ भीड़ू कैसा भीड़ू, ओ भीड़ू कैसा है तू, कैसा है? हाँ, आप देखेंगे जैसे ही आप यहां पे चिल्लाएंगे, सारे लोग आपकी तरफ ऐसे देखने लगेंगे जैसे आपने उनकी किडनी मांग ली हो। देखो, पहले लोग वहां पर पढ़ रहे थे, एंट्रोपी बहुत कम थी, आपकी एक छोटी सी आवाज मारने से ही एंट्रोपी चेंज कितना बड़ा आ गया। 50 लोग आपको देखने लगेंगे, घूर घूर के देखने लगेंगे कि ये कौन सा प्राणी है जिसको ये भी नहीं पता कि लाइब्रेरी में आके शोर नहीं मचाते हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, है ना। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं जाने इत्तेफाक रख रहे, कह रहे सर जाएंगे कभी, अगर मौका मिला ना सर तो अगले जन्म में लाइब्रेरी जरूर जाएंगे सर। बढ़िया बढ़िया बेटा, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, वैसे वाली ही बात। चलिए देखो, ये तो कभी आपने सुना नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं यहां पर एंट्रोपी बहुत कम थी, आपकी एक आवाज लगाने से एंट्रोपी बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई, एक आवाज लगाने से। एक और जगह का नाम बता रहा हूं, इसमें आप पक्का गए होंगे, शायद हो सकता है ये क्लास भी अभी वहीं बैठ के ले रहे हो। इसका नाम है शॉपिंग मॉल, है ना, रिलायंस, जियो, डी मार्ट, पता नहीं और कौन कौन से बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, ठीक है। आप वहां गए। हाँ सर, यहां मैं जाता रहता हूं, इसके बारे में आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है सर अपना बीडू भी इधर ही है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी शॉपिंग मॉल में बहुत भीड़ होती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, एंट्रोपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। वहां पर भी आपको अपना बीडू दिख गया, आप एंट्री करते ही वो किसी और जगह पे खड़ा था, ठीक है, और वहां पे आपने आवाज मारी, ओ बीडू कैसा भाई। आपको लगता है कोई आपकी तरफ देखेगा? कोई भी आपकी तरफ नहीं देखेगा, ऑलरेडी सब लोग शोर मचा रहे हैं, सबकी एंट्रोपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इस समय भी एंट्रोपी बढ़ेगी, आवाज मारने से यहां पर भी एंट्रोपी बढ़ी थी, आवाज मारने से यहां पर भी एंट्रोपी बढ़ेगी, बट यहां पर एंट्रोपी चेंज स्मॉल होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंट्रोपी क्या है, बहुत
ज्यादा है। यही यहां पे समझा रहा हूं मैं आपको। जब टेम्परेचर कम होगा तब एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा आएगा। जब यहां पर टेम्परेचर कम था तो एक आवाज मारने से 50 लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। यहां पर ऑलरेडी एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। आपके एक एक आवाज मारने से कोई भी आपको देखेगा ही नहीं। हो सकता है ये जो बीडू आपका दोस्त है यही आपकी तरफ ना देखे, बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है जी, बढ़िया। तो समझ गए कि डेल्टा एस क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एस टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डेल्टा एस टी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम कर दोगे एंट्रोपी कम हो जाएगी। और बात करते हैं एमआईटीज और लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो आपको पता रायता फैल रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले गैस मॉलिक्यूल्स कम हैं बाद में गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गैस मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मोर एंट्रोपी। सर यानी कि पता क्या आप कह रहे हैं? अच्छा गैस मॉलिक्यूल कैसे बढ़ रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? डेल्टा एनजी से। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव है। सर क्या इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल करके बताओगे? क्यों नहीं करके बताएंगे? ये देखो ये देखो, आप बताओ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर क्या डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर मैं डेल्टा एनजी निकाल लूंगा। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो डेल्टा एस भी नेगेटिव। बताओ भाई जल्दी जल्दी। एनपीजी मोल्स, प्रोडक्ट गैस है उसके मोल्स कितने हो गए? 2। रिएक्टेंट गैस है मोल्स 3, रिएक्टेंट गैस है मोल्स 1, 3 + 1 कितना होता है? 4। सर डेल्टा एस इसका नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा एस भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल सही है जी सर। डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव तो डेल्टा एस भी नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट, सर मान लो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम है, जैसे एक फ्लोरीन का गैस मॉलिक्यूल एक ही क्लोरीन का गैस मॉलिक्यूल, तो मुझे बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? जो जितना बड़ा गैस मॉलिक्यूल होगा। सर कैसे? बेटा जितना बड़ा गैस मॉलिक्यूल होगा उसके पार्टिकल को मूव करने के लिए उतनी ज्यादा जगह मिलेगी, अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह को मूव करने के लिए एंट्रोपी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। बिगर द गैस मॉलिक्यूल, ये कब देखना है? ये कब देखना है बिगर द गैस मॉलिक्यूल? जब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम है। जब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है? सेम। तब देखेंगे कौन सा बड़ा गैस मॉलिक्यूल है। मोर इज द एंट्रोपी। सर क्वेश्चन ये रहा, मान लो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एक फ्लोरीन गैस मॉलिक्यूल है एक क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल है, बताओ किसकी ज्यादा एंट्रोपी है? सर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही
दोनों ही हैलोजेंस में है, 17th ग्रुप में है। फ्लोरीन ऊपर पाया जाता है, क्लोरीन नीचे पाया जाता है। टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज बढ़ता है। एब्सोल्युटली राइट। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका एंट्रोपी भी ज्यादा होगा, एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट, एक्स ए से बन गया वाई बी। इसको आर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। इसका डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? पूरे चैप्टर में हमेशा कभी भी डेल्टा निकालने के लिए आ जाए, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, फलाना डिमकाना, डेल्टा जी, कुछ भी निकालने के लिए आ जाए, हमेशा फॉर्मूला यही है, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एक्सेप्ट आर सी बी। रिएक्टेंट पहले कब आएगा? एक तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में और एक बॉन्ड एनर्जी में। बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां पर भी y एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस x वही नंबर ऑफ मोल्स इनटू एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इनटू एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, एंट्रोपी इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी चेंज लिखना चाहिए, एंट्रोपी चेंज इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन। जब फेस चेंज हो रहा है सर, यानी कि आप बात कर रहे हो कि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से गैस में, या सॉलिड से गैस में, किसी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, किसी में कन्वर्ट हो रही है। ये एंट्रोपी बेटा प्रोडक्ट की है, ये एंट्रोपी रिएक्टेंट की है। ये उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का। पहला, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अगर मुझे इसका मतलब समझाना पड़े तो बड़ी ही, क्या बोलूं अब, ऑलरेडी जब से मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये 3-4 बार इसका मतलब बता दिया गया है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी तो चलो बताइए अब। ठीक है सर, 1 मोल सॉलिड से जब 1 मोल लिक्विड बनेगा, कहां पे बनेगा सर? सबको पता है सॉलिड से लिक्विड कब बनता है? मेल्टिंग पॉइंट में। जो एंट्रोपी चेंज आएगा उसको बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला डेल्टा एस फ्यूजन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। टीएम का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। हाँ सर, कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट पे जाती है। सर डेल्टा एच फ्यूजन क्या है? दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, पहली बात, ये फॉर्मूला आया कहां से? ये यही तो लिखा है यार, ये यही फॉर्मूला तो है, कोई नया है क्या? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही तो है। ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? आपने बोला था ये कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पे हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट पे चीज मेल्ट होती है। ठीक है, आपने Q की जगह डेल्टा एच फ्यूजन कैसे लिख दिया? अरे भाई, जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जो भी वो हीट एब्जॉर्ब करती थी यहां से यहां जाने के लिए, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब करती थी, वही तो होती थी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हाँ अब ठीक है। Q क्या है? डेल्टा एच फ्यूजन है यहां पे। नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को नेक्स्ट वाला पॉइंट, दैट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एस वेपोराइजेशन। ठीक बढ़िया चल रहा है आज, बढ़िया चल रहा है चैट, बहुत बढ़िया चल रही है आज। आज क्या चल रहा है? तुम कहां से हो? मैं वहां से हूं।
अच्छा तुम भी वहां से हो? हाँ मिली नहीं कभी। हाँ चल फिर मिलने का प्लान करते हैं। ठीक है, अपना व्हाट्सएप का नंबर सेंड कर। तुमने नंबर सेंड किया, उसने तुम्हारी डीपी देखी, उसी टाइम ब्लॉक, उसी टाइम ब्लॉक। तो इसी कारण क्या फायदा इन सब काम करने का। देखिए वेपोराइजेशन का भी सबको मतलब पता ही है। जब 1 मोल लिक्विड से, लिख देता हूं वैसे तो, अगर प्रॉपर कहना है तो प्रॉपर लिख देता हूं इस तरह से, 1 मोल लिक्विड से जब 1 मोल गैस बनेगा, जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टी बी। टी बी सबको पता ही है क्या होगा सर? बॉइलिंग पॉइंट। वो कोई बताने वाली बात है ही नहीं, फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, Q बाई टी। टी यहां पर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। Q क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। 1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे क्या बोलेंगे आप? उसे क्या बोलेंगे आप? ठीक है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा कमाल की बात यहां पे ये है, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन मैक्सिमम लिक्विड्स की फिक्स्ड है, 88 जूल पर केल्विन है। ऐसा कैसे होता? सर देखो देखो देखो, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए देखिए देखिए, ये है बेंजीन, लिक्विड होता है। कोई दूसरा लिक्विड ले लेते हैं और साथ में, सर ये है हेक्सेन, लिक्विड होता है ऑब्वियसली। सर वेपर बनाना है तो लिक्विड लोगे तभी तो वेपर के बारे में बात करोगे। टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसे जनरल बातें पूछ रहा हूं, जनरल बातें, यानी कि 1 मोल बेंजीन को 1 मोल गैस में कन्वर्ट, 1 मोल बेंजीन लिक्विड को 1 मोल बेंजीन गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी, और यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगी, 1 मोल हेक्सेन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी वो अलग अलग होगी। हाँ सर चांसेस तो अलग अलग ही हैं, मतलब कि 2 अलग अलग चीजें हैं तो उनके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी अलग अलग होगी। मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है जूल में। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं जेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं डब्ल्यू है। कमाल की बात देखो, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बेंजीन की दैट इज एक्स अपॉन जेड, या हेक्सेन की दैट इज y अपॉन डब्ल्यू, दोनों सेम है। दोनों का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, बट उसकी रेशो दोनों लिक्विड की क्या है? सेम है। कमाल की बात है यार, क्या कमाल की बात है। लिक्विड अलग अलग, उनकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, बट उनकी रेशो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की, और क्या बोलेंगे आप, बॉइलिंग पॉइंट की, वो सेम आएगी। ठीक है, कमाल है ना। ये दिया किसने था? ट्रॉटॉन ने। इसी कारण इसको ट्रॉटॉन रूल भी बोला जाता है। ट्रॉटॉन रूल बड़ी मतलब की हैरानी वाली बात लगती है मेरे को ये। सर इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला लिक्विड्स की एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड। सर फिर भी थोड़ा और इलाबोरेट करो, थोड़ा इलाबोरेट करो। देखो लिक्विड जब तक तो मॉलिक्यूल लिक्विड में है तब तक तो देखो सबकी अलग अलग कहानी चल रही है। जैसे ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, खुले सांड बनेंगे, तभी इनकी असलियत बाहर आएगी, है ना। नहीं 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 ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल सॉल्यूशन। कभी कभी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें लगता है सबको लगता है कि ये जो है ना, ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, है ना। लगता है ना, यस यस, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के लड़के एक तरफ और ये जो मेरे वाला है ये तो बिल्कुल अलग है, बहुत ही भोला भाला सा है। मैं खाना ना खाऊं तो खाना नहीं खाता, मैं कहती हूं उठ के खड़े हो जाओ तो 4-4 घंटे खड़ा रहता है, सारी सारी रात। मैं सो भी जाती हूँ तब भी फोन पे फोन ऑन ही रहता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। बेटा एक बार ब्रेकअप होने दो, फिर इसकी हरकतें देखना तुम, फिर इसकी हरकतें देखना तुमने। हाँ
ये ऐसा था क्या? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जब तक लिक्विड में है, हर एक अलग अलग बिहेव कर रहा भाई। इसी की एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कुछ और कुछ और कुछ और। जब ये खुले सांड बन जाएंगे, अकेले वेपर की फॉर्म में होंगे, तब इनकी असलियत। सारे एक जैसे है सर, सारे एक जैसे है। हाँ, सब एक जैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे एक हैं। लड़कियां कुछ अच्छी होती हैं, कुछ कम अच्छी होती हैं। लड़के हम सारे एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, सब एक जैसे हैं हम लोग, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बेवकूफ बनाने में हम लोग तेज हैं थोड़ा, ये मैं मानता हूं। अच्छा, तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, ये ट्रॉटन ने बताया था। देखो, मैंने तो कुछ नहीं बताया, ट्रॉटन ने बताया था कि 88 जूल पर केल्विन। ठीक है, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लाइक मी। भैया खुद को भी तो बचाना है कि नहीं बचाना। एक्सेप्शन कैसे कैसे? किनकी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन 88 जूल पर केल्विन नहीं आती है, नहीं आती है, उससे ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आती है वैसे तो। ठीक है, मैं बताता हूं। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, या मेटालिक बॉन्ड होगी, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी या मेटालिक बॉन्ड होगी। सर ये कौन से टाइप के लड़के हैं? ये है भैया शादीशुदा लड़के, है ना। शादी होने के बाद लड़के सुधर जाते हैं, इस बात की मतलब कि मैं कह सकता हूं, इस बारे में श्योरिटी है मेरी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड लिक्विड, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं, सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्डेड लिक्विड। सर पानी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर अल्कोहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस प्रकार के लड़के जो ये सुधर जाते हैं। अब इनको पता शादी हो गई है भैया, अब ऐसी चीजें करना शोभा नहीं देता है। ठीक है, यस, शोभा की चाहे इन्हें याद आए, बट इन्हें लगता है कि अब शोभा को याद करना भी इन्हें शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो और साथ में मेटालिक बॉन्ड, मरकरी लिक्विड। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो दो तरह के एक्सेप्शन मैंने बता दिया आपको। हाइड्रोजन बॉन्डेड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ब्रेकअप्स वगैरह हो सकते हैं जब तक आप शादी के परिणय सूत्र में नहीं बंधे हैं। उसके बाद आपको पता है कि अब आप ऐसी वाहियात हरकतें नहीं कर सकते हैं, तो लड़के सही हो जाते हैं, मेरे को लग रहा है शादी के बाद। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, इसको डेल्टा एस सब्लिमेशन बोला जाएगा। मेरे बताने से पहले ही आपको पता है कि एक मोल क्या है ये, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? एक मोल गैस में। सर ये एप्लीकेबल किन के लिए होगा? देखो, वैसे तो सबलाइमेबल सॉलिड्स के लिए, वो बता ही चुका हूं मैं। कैम्फर हो गया, जिसे आप कपूर भी बोलते हैं, और भी कई तरह के होते हैं, ड्राई आइस हो गया, एंड सो ऑन, बहुत सारे बहुत सारे। और एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन नहीं, सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये भी पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। सर ये टेम्परेचर क्या है बेटा? ये वो टेम्परेचर, ये ना ये मेल्टिंग पॉइंट है, ना ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जब चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। टेम्परेचर एट विच सब्लिमेशन अक्कर। ठीक है, चलिए।
टेस्ट की तरफ बढ़े। टेस्ट की तरफ बढ़े। कुछ क्वेश्चंस देके जाऊंगा मैं, उन क्वेश्चंस को लिख के ले आना, सिर्फ लिख के ले आना। करा मैं दूंगा, लिख के ले आना बस। 3-4 क्वेश्चन ही है, ठीक है। ट्राई भी करना चाहो ट्राई भी कर सकते हो। जल्दी जल्दी बताओ, क्या सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट था? क्या सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट था? आज कौन सी किताब से क्वेश्चन दिए जाए? नई किताब से देते हैं कोई क्वेश्चन। यस 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 यस, लो फिर। Which will freeze at lowest temperature? 0.3 मोलर C2H5OH। ये नॉन वॉलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी आपको अपने आप पता चल ही जाने। ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, बताइए इलेक्ट्रोलाइट है, बताइए कैटायन आयन में टूटेगा। ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, बताइए जल्दी जी। कौन फ्रीज होगा लोएस्ट टेम्परेचर पर? कौन फ्रीज होगा लोएस्ट टेम्परेचर पर? सर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सबसे कम पूछा हुआ है। सर डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है? टी नॉट माइनस टीएस। सर ये जब सबसे कम होगा, डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो ये कम, यानी कि डेल्टा टीएफ मैक्सिमम पूछा हुआ है। मैक्सिमम ये कब आएगा? जब आई के एफ एम मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम, एम मैक्सिमम। के एफ तो सबका सेम ही है, क्योंकि सब का सॉल्वेंट सेम ही है। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं अपना एसी बंद कर दूं। चलिए सर, डेल्टा टीएफ निकालना है जो आई और एम पे डिपेंड करेगा। आई इसका 1 है, बताया गया नॉन वॉलाटाइल, और एम कितना है? 0.3। आई कितना होगा सर? जितना एन होगा 100% डिसोसिएशन मान के चलेंगे। एन 2 है, एक के पॉजिटिव एक NO3, तो आई भी 2 होगा। और एम कितना है? 0.25। एन 3, एक कैल्शियम 2 ब्रोमाइड, तो आई भी 3। एम दे ही रखा है। के एफ में बार बार लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सबका सेम ही माना है मैंने। N4, एक फेरिक आयन 3 क्लोराइड आयन, आई भी 4 हो गया। बताओ भाई किसका डेल्टा टीएफ मैक्सिमम होगा? सर ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है ना? सबसे बड़ी यही है ना? ये 0.3, ये 0.5, ये 0.4, ये 0.6। तो इसका डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा, टीएस सबसे कम। ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। यही पूछा था, यही पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट 2 मोलल एक्वस वीक एसिड, नाम दे रखा है HX, इज 20% आयोनाइज्ड। डिसोशिएशन या आयोनाइज्ड या आयोनाइजेशन बात एक ही है। आपसे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा हुआ है। क्या दे रखा है? केएफ दे रखा है वाटर का, 1.86 केल्विन पर मोलर। 4 ऑप्शंस भी हैं। -0.45 डिग्री सेल्सियस,
-0.9 डिग्री सेल्सियस, -0.31 डिग्री सेल्सियस और -0.53 डिग्री सेल्सियस। बताइए जी आंसर जल्दी जल्दी। सर यहां पर भी फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछा ना, फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछा है ना, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछा है, ये के एफ दे रखा है, ठीक है ठीक है। सर पहली बात तो डेल्टा टी एफ निकाल लो, फिर हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, आई के एफ एम, एम दे रखा है ये रहा, के एफ दे रखा है ये रहा, बस सर सारी बात आई निकालने पे है, आई निकाल लो। आई किसके बराबर होता है डिसोसिएशन में, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अगर 20% आयोनाइज्ड है तो अल्फा कितना होगा 20/100, 0.2 आ गया सर। एन कितना होगा सर, एक एच में और एक एक्स में टूटेगा सर, एन 2 हो गया। आई कितना आ गया 1 माइनस 0.2 प्लस 2 इंटू 0.2 सर 1.2, तो करो 1.2 इंटू 4.86 और एम कितना था 0.2। सर जितना डेल्टा टी एफ आएगा उसके सामने नेगेटिव का साइन लगा देना, उसके सामने नेगेटिव का साइन लगा देना, आपको टीएस मिल जाएगा, आपको टीएस मिल जाएगा। वन पॉइंट टू इंटू 4.86 इंटू 0.2। ये तो आंसर ही नहीं आ रहा भाई, कहां गड़बड़ करी है यार। ओहो 4.86 थोड़ा है, 1.86 है यार, 1.86 था। हाँ 0.4464 डिग्री सेल्सियस। कैसे 0.45 बोल सकता हूं, यस। क्या टीएस -0.45 आ जाएगा, यस। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, when HgCl2 liquid added to Ki aqueous to get clear solution, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट remains same, B point, boiling point lowered, vapor pressure lowered, freezing point lowered। चल जल्दी बताइए। एक जना कह रहा है व्हाट इज टीएस, ये रिवाइज करके आए हैं बेटा, ये रिवाइज करके आए हैं, 4-4 5-5 बार चैप्टर का टेस्ट लेने के बाद कह रहे व्हाट इज टीएस। क्या सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, के आई HgI2 के साथ जुड़ जाता था, बस अब HgI2 की जगह क्या है HgCl2 है सर, ये बनेगा। वहां पर K2HgI4 बनता था, यहां पर ये बन जाएगा, उसमें क्या, सेम ही तो है, सेम ही तो है। याद है पहले कितने पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स थे सरफेस पे, 2 K के 2 I के। अब सरफेस पे कितने पार्टिकल होंगे, 2 ये 1 ये, 3 पार्टिकल होंगे सरफेस पे। तो सर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जब वेपर प्रेशर बढ़ जाता था बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। सेम क्वेश्चन था K2HgI4 वाला।
क्वेश्चन नंबर 4, colligative properties have many practical uses. उनमें से बताना है आपको कि कौन कौन से हैं. P Q R S, melting of snow by salt, desalination of seawater, determination of molar mass, determination of melting point and boiling point of solvent. बताइए जी कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है. पी क्यू आर आर एस क्यू आर एस, कौन कौन से इसमें प्रैक्टिकल यूजेस हैं. प्रैक्टिकल यूजेस हैं बताइए जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से. क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कई प्रैक्टिकल यूजेस हो सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ स्नो बाय सॉल्ट, हाँ सर वो आपने पढ़ाया था. स्नो को मेल्ट करने के लिए उसमें सॉल्ट की स्प्रे किया जाता है. डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, हाँ सर ये रिवर्स ऑस्मोसिस से किया जाता है. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, सर ये तो हमारे सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि मोलर मास को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. बहुत बढ़िया. एंड टू डिटरमाइन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सर ये नहीं है प्रैक्टिकल यूज. मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का क्वेश्चन में गिवन होता है सर, गिवन होता है. और ये कोई तरीका भी नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्वेंट का मोलर मास मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. अरे सर उसके लिए तो मशीन्स वगैरह होती हैं, उनसे करेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या यूज है. कर सकते हैं आप मेल्टिंग और पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, बट करते थोड़ा यार, इसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा बनी है. ऑप्शन नंबर बी, बी है, बी है, बी है, बी है. एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था मेरे को इंस्टा पे, अच्छा क्वेश्चन था इस कारण आपको करा रहा हूं. फ्रॉम ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बेंजोइक एसिड के 50% एसोसिएट एंड रेस्ट डिसोशिएट. डिसोशिएट्स. Find I. Find I. 1, 1.25, 1.5 के none of these. अच्छा क्वेश्चन है. एसोसिएट्स बताना तो नहीं पड़ेगा, वैसे आपको पता ही है. एसिड डाइमर बनाते हैं, डाइमर. कोई पूछे ना कि एसोसिएट होके क्या हो रहा है, तो डाइमर ही बना रहे हैं भाई. आई, क्या आई की जब हमने डेफिनेशन वगैरह लिखी थी तब ये लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन. ये लिखा था बिल्कुल. पहले बताओ डिसोशिएट या एसोसिएट होने से पहले अगर मैं मान लूं कि 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100, उसमें से 50 एसोसिएट हो गए, 50 डिसोशिएट हो गए. 50 एसोसिएट होके डाइमर बनाया, डाइमर, एंड 50 एसोसिएट होके, बेटा दोनों तरफ एसोसिएट लिख दिया मैंने, गलती से लिखना था एक तरफ डिसोशिएट एक तरफ एसोसिएट. जब ये डाइमर बना लेंगे, डाले तो आपने 50 मॉलिक्यूल थे, डाइमर बनाने के बाद कितने बन जाएंगे सर? 25.
सर डाले आपने 50 पार्टिकल्स थे, डिसोशिएट होने के बाद कितने हो जाएंगे सर? 100, है ना? एक पार्टिकल से दो बनने हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो बताओ भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने थे सर? 100। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डाले 50 थे, डाइमर बनाने के बाद कितने बच गए? 25 बच गए सर। डाले 50 थे, डिसोशिएट होने के बाद कितने हो गए सर? 100 हो गए। ऊपर 125, नीचे 100, 1.25 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टेस्ट लेंगे आपका हम फ्राइडे को, थर्मो के पहले 4 लेक्चर्स को रिवाइज करके आइए। पहले 4 लेक्चर्स, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक, ताकि मैंने लेक्चर भी ज्यादा दिए, टाइम भी ज्यादा दिया है, लेक्चर भी ज्यादा दिए, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन आपको कुछ तो होमवर्क शीट में मिलेंगे, वो अलग है। बाकी 3 4 5 क्वेश्चन होंगे जो होमवर्क शीट से ऊपर होंगे, उनको बस लिख के ले आइएगा, मैं करा दूंगा। ट्राई कर लेना, हो जाए हो जाए, नहीं होंगे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यार, मैं कल करा दूंगा। हाँ बढ़िया क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। सर कल हॉलीडे है क्या? मुझे नहीं पता, मैं आपको सही बात बताऊं। होगा तो सबकी क्लास नहीं होगी, अगर नहीं होगा तो सबकी क्लास होगी। ऐसा नहीं है किसी की क्लास होगी किसी की नहीं होगी। मुझे बात पता नहीं है, मैं वो बात आपको बता नहीं सकता, ठीक, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। पूछा होता तो मैं बता देता आपको। जी थैंक यू सो मच। क्लास बहुत जबरदस्त थी, बहुत मजा आया जी। आप सबको मैं जानता हूं, पता चल जाता है, ठीक है। जब आप स्पैमर्स को हावी नहीं होने देते हैं, वो मुझे बात पता चल जाती है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच टू ऑल माई मगरमच्छ फॉर अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी क्लास। थैंक यू जी, थैंक यू तहे दिल से आपका शुक्रिया, ठीक है। ऐसे ही एंट्रोपी बढ़ाते रहिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। आज कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इतना सच बोलना नहीं था, है ना भैया? मेरे मुंह से निकल गई भैया।